इवनिंग वाली क्लास में मैंने वेव स्टार्ट किया था और मैंने आपसे बोला भी था कि पहले एक मेजर सेक्शन हमें वेव्स खत्म करने के बाद ही हम आपका इंटरफेरेंस इन लाइट या आप कह सकते हैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ सकते हैं। याद है आपको? एग्जैक्टली उसी हिस्से को हमें रेगुलर क्लास में भी कंटिन्यू करना है। इनफैक्ट सही बताऊँ तो एक मेजर हिस्सा पहले हम वेव्स का खत्म करेंगे, उसके बाद ही हम वेव ऑप्टिक्स करेंगे। उम्मीद करता हूँ सबने क्लास अटेंड की होगी, लास्ट वाली नहीं की है तो बेटा देख लेना उसे, अदरवाइज तो मुश्किल होगा बहुत। आज की क्लास में भी हम लोग वेव्स ही कर रहे हैं, ठीक है बेटा? टाइम बचेगा तो मैं बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी। एक हिस्सा फिनिश करना है, पहले मुझे वो फिनिश करना है। लास्ट में अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन सब के बारे में बताया था। वेव इक्वेशन लिखना सिखाया था और उससे रिलेटेड एक दो चीजें छोटी छोटी बातें की थी हमने, ठीक है? आई होप सबने अटेंड की थी ना भाई क्लास? नहीं पता कौन किया था कौन नहीं किया था, बट वो क्लास करनी जरूरी थी। मैंने पहले भी कहा था कि दैट इज इम्पोर्टेंट क्लास, दैट इज इम्पोर्टेंट क्लास। अब आप देखिए यहाँ पर एक अगला हिस्सा जो मुझे पढ़ाना है, विच इज द इंटेंसिटी ऑफ वेव। एंड प्लीज राइट डाउन बच्चों इंटेंसिटी ऑफ वेव। ऑल्सो इसका यूज हमने पहले किया है थोड़ा सा, बट हाँ इसको थॉरली हम लोग पढ़ेंगे और इसका यूज आगे और भी बहुत ज्यादा मिलेगा। देखना सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी? इन फैक्ट इंटेंसिटी फॉर अ वेव। आपको पता है वेव का काम क्या था? लास्ट टाइम पे मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया था वहां पे एक बात बार बार बोली थी कि वेव का जो काम है बेसिकली इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये क्या करता है? एनर्जी का ट्रांसफर करता है। यही बताया था, ये क्या करता है? एनर्जी का ट्रांसफर करता है। तो जब भी कोई वेव प्रोपगेट करती है वो एनर्जी का ट्रांसफर करती है, ठीक है? तो वी आर जस्ट फोकसिंग हियर कि भाई एक वेव प्रोपगेट कर रही है और उसके साथ क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? तो जो भी वेव है वो एनर्जी का ट्रांसफर कर रही है। इंटेंसिटी जो डिफाइन किया जाता है उसे समझिएगा, क्या डिफाइन करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर्ड, सुन लो बाद में नोट करना। एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड और इन यूनिट सेकेंड। एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया। और एरिया कौन सा लेना होता है? विच इज परपेंडिकुलर टू दी वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेट इधर कर रही है, इस वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाला एरिया। कौन सा एरिया लेना होता है? परपेंडिकुलर वाला एरिया। इज दैट क्लियर बच्चों? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सिंपली इंटेंसिटी है एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और एरिया कौन सा? एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू दी वेव प्रोपगेशन। और वो एनर्जी क्या कहलाती है? इंटेंसिटी ऑफ। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? हमें वो एनर्जी लेनी है जो 1 सेकेंड में इस परपेंडिकुलर वाले एरिया से पास करेगी और उसे हम क्या कहेंगे? 1 सेकेंड में यूनिट एरिया से। और एरिया कौन सा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए वेव प्रोपगेशन के। वो जो एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। इज दैट क्लियर? प्लीज राइट डाउन दिस। जो बच्चे ऑनलाइन है उनको आवाज आ रही है मेरी? लिखो जरा, मैं डिक्टेट कर देता हूं। एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, intensity of a wave is defined as energy passing in unit interval of time, in unit interval of time through
unit area through unit area which is perpendicular to the wave propagation, which is perpendicular to the wave propagation. मैं बार बार वो एरिया को स्पेसिफाई कर रहा हूं, वेव प्रोपगेशन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर. इज दैट क्लियर? उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी. इंटेंसिटी के लिए एक स्पेसिफिक सा फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न करना है, एंड विच इज this is the formula where omega is the angular frequency, A is amplitude, rho is the density of medium, and V is speed of समझ रहे हो बच्चों ये एग्जैक्टली. और ये बेटा फॉर्मूला मैकेनिकल वेव के लिए, चाहे तुम ट्रांसवर्स वेव यूज करो चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव यूज करो, दोनों के लिए काम करेगा. दोनों के लिए क्या करेगा, काम करेगा. अगर मैं ओमेगा की वैल्यू रख दूं ना तो ये आई कुछ ऐसा बन जाएगा. यहाँ देखो, ये बेटा फ्रीक्वेंसी है. This is nu, that is the frequency. This is the frequency. Is it clear? ये frequency है. तो मैंने कुछ नहीं किया, ओमेगा की वैल्यू उठा के रख दी है. ओमेगा की वैल्यू मैंने उठा के रख दी है 2 पाई f या 2 पाई nu. ठीक है, तो ये रिजल्ट जरूर याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है. और सिंपली एनर्जी इंटेंसिटी है क्या, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. और एरिया कौन सा लेंगे, वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेंगे. अरे भाई गलती मत करना, समझ आ रहा है, याद रखना इस चीज को. इसीलिए मैं बार बार 5 बार उसको रिपीट कर चुका हूँ. एरिया वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाला, समझे? तो दिस इज द इंटेंसिटी. इंटेंसिटी हमें पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स के लिए बहुत ज्यादा देखनी पड़ेगी, उसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी. अब हेडिंग लिखो, इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट सोर्स. इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट सोर्स. हटाऊं इसको यहां से, नोट के लिए सभी ने. अब पॉइंट सोर्स की बात करते हैं. बस एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे बताना है, इसीलिए मैं ये लिख रहा हूं. अब बेटा इसको ध्यान देना. देखो, हमें वेव ऑप्टिक्स जो 12th वाला चैप्टर पढ़ना है, पूरा का पूरा इंटेंसिटी बेस्ड है, पूरा का पूरा. और इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे, इसीलिए इस हिस्से को जानना पढ़ना पहले जरूरी है. इसीलिए इस हिस्से को पढ़ा भी मैं रहा हूँ. समझ आ रहा है बच्चों? जनरली तुम्हें सही बताऊँ, अपनी 11th-12th की फिजिक्स प्रॉपरली डिवाइडेड है. फिजिक्स में तुम देखो तो जनरली हम बहुत ज़्यादा ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. ये ऑर्डर केवल इसलिए चेंज करना पड़ा है क्योंकि 11th में वेव्स हो नहीं पाया था अपना मेजॉरिटी सेक्शंस में, केवल इसलिए चेंज करना पड़ा. अदरवाइज में पहले तुम्हें वेव ऑप्टिक्स ही पढ़ा था. वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा पाने का रीज़न यही था कि वेव हमने नहीं पढ़ा. और एक बार अगर वेव पढ़ा होता तो हम वेव ऑप्टिक्स के बाद फिर मॉडर्न पे जाते हैं. तो अपने 11th-12th के फिजिक्स का ऑर्डर बहुत बढ़िया है, मतलब हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं. जनरली तुम अगर देखो, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, ऑलमोस्ट ऑर्डर हमने चेंज नहीं किया. ऑलमोस्ट ऑर्डर चेंज नहीं किया, लाइन से ही करते रहे. मे भी एक आध चीज़ें छोड़नी पड़ी हो किसी और रीज़न की वजह से, तो वो बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. इसीलिए अपने को इस हिस्से को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम जाकर के वेव ऑप्टिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट.
तो मैं भी कुछ हिस्सा भी पढ़ाऊंगा ना इंटरफेरेंस का, तुम देखना तुम्हारे 12th की एनसीईआरटी में एज इट इज पूरा सेक्शन दिया हुआ है वापस, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से समझो जरा। पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट सोर्स मतलब एक ऐसा सोर्स जो जिसका साइज नेग्लिजिबल है, और उसके लिए हम लोग r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालेंगे। क्या करेंगे? r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालेंगे। देखो जब भी पॉइंट सोर्स होता है ना, ये चारों तरफ एनर्जी सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से स्प्रेड करता है। मैं मान के चल रहा हूँ ये ईएम वेव है और ईएम वेव की स्पीड c के बराबर है, या लाइट है, लाइट की स्पीड क्या है? c के बराबर है, ठीक है? चाहे जो भी हो, लाइट हो या ना हो, कोई भी होता मान लो, ये है तो वेव ही जनरेट करेगा ना, ये वेव ही जनरेट करेगा, जो भी वेव जनरेट करेगा सेम स्पीड की होगी चारों तरफ। तो होगी क्या यहाँ पे, इसने वेव जनरेट की और चारों तरफ वेव सेम स्पीड से क्या होगी? स्प्रेड होगी। इज इट क्लियर? होगा क्या? यहाँ पे उसने वेव जनरेट की और ये वेव जानते हो सर्कल के फॉर्म पे, सॉरी स्फीयर के फॉर्म पे ये आगे बढ़ती जाएगी। स्फीयर के फॉर्म में, स्फीयर का फॉर्म मतलब है एनर्जी जो होगा वो स्फीयर के सरफेस पे होगा। एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? स्फीयर के सरफेस पे होगा। तुम देखो ना बेटा, यहाँ से एनर्जी रिलीज की उसने, चारों तरफ क्या होगा? सेम स्पीड से ये वेव आगे बढ़ेगी तो स्फेरिकल शेप बनाएगा, ये शेप फिर और एक्सपैंड करेगा, ये शेप और एक्सपैंड करेगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसी फॉर्म में एनर्जी सन से अर्थ तक पहुंचती है, इसी फॉर्म में एनर्जी पहुंचती है, इसी फॉर्म में। इज दैट क्लियर? अब अगर हमें r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालना है तो सिंपल सा कहानी है। मान लीजिए सोर्स का पावर p है, सोर्स का क्या है? पावर p। पावर अगर p है तो पावर का मतलब समझते हो क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। जो भी एनर्जी इसने पर यूनिट टाइम यहाँ रिलीज की, उसने रिलीज कर दी। अब वही एनर्जी धीरे धीरे स्फीयर में फैलती जाएगी, एक्सपैंड होती जाएगी। एक्सपैंड मतलब भाई v से आगे बढ़ेगा ना, ये पूरी की पूरी एनर्जी v से चारों तरफ आगे बढ़ रही होगी और वो एनर्जी क्या होगा? एक स्फीयर के सरफेस पे होगी। तो जब वो एनर्जी जो यहाँ पर पहुंचेगी वो इतना बड़ा स्फीयर बना चुका होगा, इतना बड़ा स्फीयर बना चुका होगा। तुमने एनर्जी पर यूनिट टाइम में रिलीज कितनी की है? p रिलीज की है और वो एनर्जी कितने बड़े सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है? 4 पाई r। और ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है किसके लिए? पॉइंट सोर्स के लिए। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पॉइंट सोर्स के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट सोर्स। लिख लो पहले इसको, फिर मैं लाइन सोर्स पे आता हूँ। चलो लिख लो, मैं बताता हूँ। चलो देखना जरा बच्चों, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये बोला कि जो भी ये पॉइंट सोर्स है ये एनर्जी रिलीज करेगा। मान लीजिए इसका पावर p है, इसने एनर्जी रिलीज किया। इसकी एनर्जी हर एक डायरेक्शन में, इन ऑल द डायरेक्शन सेम स्पीड से ट्रैवल करेगी और सेम स्पीड से चारों तरफ ट्रैवल करेगी। तो वो एनर्जी जो होगी एक सरफेस पे क्या हो जाएगी? स्फेरिकल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इज इट क्लियर? और चारों तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रही है, किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रही है। मान लो यही एनर्जी जब यहाँ पर आएगी तो ये एनर्जी इतने बड़े स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होगी इसके सरफेस पे, और इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे? पावर अपॉन सरफेस एरिया, दैट इज p अपॉन 4 पाई r। इज दैट क्लियर?
इसको बिल्कुल याद रखिएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोगों को अगर याद हो, मैंने ये क्वेश्चन करवाया था जहाँ पे मैंने सीधे कहा था कि इसको यूज़ कर लो, याद आता है? कराया मैंने भाई, दोनों ही बैच में कराया था भाई ये, ठीक है? नहीं भी हो तो अब ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरह लाइन सोर्स होता है, लाइन सोर्स के लिए हम लोग इंटेंसिटी की बात करते हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लाइन सोर्स, इंटेंसिटी फॉर द लाइन सोर्स, ओके? तो आप देखो लाइन सोर्स में क्या होता है। एक लॉन्ग लाइन सोर्स है, ठीक है? एक लॉन्ग लाइन सोर्स है। इससे जो लाइट निकलती है, इससे जो एनर्जी निकलती है, ऐसे निकलेगी। कैसे निकलेगी? इस तरीके से। बेटा ये टॉप व्यू जानते हो कैसा होगा? अरे ये फील्ड लाइन से याद है ना तुम्हें, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, बिल्कुल वैसे ही लाइट या एनर्जी निकलेगी। और इसके लिए अगर तुमको चाहिए इंटेंसिटी हम लिखते हैं पावर अपॉन आर डिस्टेंस पे, इतना सरफेस पे डिवाइड हो जाएगा। तो इंटेंसिटी आती है P अपॉन क्या होता है सरफेस एरिया बताओ, 2 पाई r, सिंपली पावर अपॉन सरफेस एरिया। बस ये तुम देखो कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी था इसके प्रोपोर्शनल आया था, और तुम यहाँ पर देखो जो इंटेंसिटी आ रहा है इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है। इज दैट क्लियर? इंटेंसिटी के इस वेरिएशन को जानना और समझना आपके लिए जरूरी है, ठीक है बच्चों? इसको जानना और इसके ये समझना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है बेटा? निर्मल बच्चे पूछ रहा है कि सेट 12 के बाद वीडियो अपलोड नहीं हुए, कृपया करके अपलोड करवाएं। निर्मल बच्चे तुम क्या क्या पूछते रहते हो? क्लास में मैसेज कर दो। मुझे लगता है उसने फोन लाना बंद कर दिया हो क्लास में। सर से भी नहीं, मेरे फोन में अभी तक कभी से भी नहीं आया। कोई मंदिर का घंटा बना दिया है, कोई भी बजा मंदिर के घंटे जैसी हालत है तुम्हारी। बच्चों ये पॉइंट सोर्स लाइन सोर्स वाली कहानी समझ आ गई आप सभी लोगों को? ओके, ये हो गया इंटेंसिटी। इसके बाद हमें यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो पढ़ना है, विच इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और ये फिनोमिनन हमारे बड़े काम का है। कंसेप्ट वाइज ये इजी है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट हाँ अपने लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि इसका यूज हम आगे बहुत करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद बच्चों सुपरपोजिशन ऑफ वेव। प्लीज राइट डाउन दैट हेडिंग बच्चों, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। देखिए वेव सुपरपोजिशन जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे समझिएगा। लाइक देखिए, जिस रस्सी वाला एग्जाम्पल ही मैं ले रहा हूँ, उसी से शुरुआत करता हूँ। जैसे ये मीडियम है, सुनते रहना मेरी बात। तुमने यहाँ से डिस्टर्बेंस दिया तो क्या होगा? एक वेव बनेगी। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? तो
जो डिस्टर्बेंस तुमने इस मीडियम को दिया, ये डिस्टर्बेंस चाहता है कि मीडियम इसके अकॉर्डिंग ऑसिलेट करे। क्या करे? इसके अकॉर्डिंग ऑसिलेट करे मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है, एक वेव तुमने दे दिया, फिर तुमने क्या किया? एक वेव तो था, मान लो इसी तरीके से इसी में तुमने एक दूसरा वेव दे दिया, तो दूसरा वेव क्या चाहता है? इसके मीडियम पार्टिकल्स उस वेव के हिसाब से ऑसिलेट करें। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुमने पहले एक फर्स्ट दिया, फिर बाद में सेकेंड दिया। ठीक है, लेकिन अगर सेम मीडियम में तुमने दोनों ही वेव एक साथ अप्लाई कर दिए, दोनों ही वेव क्या कर दिए? एक साथ अप्लाई कर दिए, तो ये वेव चाहता है इसके हिसाब से ऑसिलेट करे, ये वेव चाहता है इसके हिसाब से ऑसिलेट करे, यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। तो जो फाइनल कंक्लूजन आता है ना, वो ये आता है कि मीडियम पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? भाई ये इसको ऑसिलेट या डिस्प्लेस अपने हिसाब से कराना चाहता है, ये अपने हिसाब से कराना चाहता है। अगर तुमने दोनों को एक साथ अप्लाई कर दिया तो अलग अलग वैल्यू तो नहीं लेगा ना। तो जो ये मीडियम पार्टिकल है वो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम अचीव करेगा। मीडियम पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? वेक्टर सम। एंड दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इज दैट क्लियर? पहले बताओ, ये बात समझ आ गई आप सभी लोग को? एक तो डायग्राम करेंगे तो और समझ आ जाएगा। एक लाइन लिख लो सबसे पहले। Please write down. When two waves are applied, on the same medium, are applied in the same medium, displacement of medium particle is vector sum of displacements produced by the waves individually. जो मैंने बताया था ना, एग्जैक्टली वही बात बोलिए कि इंडिविजुअली जो वेव डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे उसका वेक्टर सम मिलेगा हमें जब एक साथ अप्लाई किए जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट बच्चों? एग्जैक्टली इतनी सी कहानी है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इसको समझाने के लिए मैं एक बेसिक सा डायग्राम बना रहा हूँ, और उसे आप समझिएगा इसी को समझाने के लिए। ठीक है, और देखना बच्चों जरा यहाँ पे एक वेव इधर आ रहा है, एक वेव इधर से आ रहा है, दो वेव्स आ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से दो वेव्स आ रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अब आप समझना है इसमें जब ये वेव अभी अलग अलग चल रहे हैं, रस्सी सेम है, अलग अलग चल रहे हैं, कुछ समय के बाद ये ऐसे आ जाएंगे, जस्ट ये बगल में है। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अलग अलग बना के इसको ऐड करूँगा। ठीक है,
अलग अलग बना के, जैसे मैं इसको अलग रस्सी पे बनाऊंगा, इसको अलग रस्सी बनाऊंगा, फिर दोनों को एक साथ कंबाइन होते दिखाऊंगा, ठीक है, लाइक दिस। या एक साथ क्या उसको मैं डॉटेड बना दूंगा, ये है ये वाला, और दूसरे वाले को मैं डॉटेड बना रहा हूँ। सुनना, मैं दूसरे वाले को क्या बना रहा हूँ, डॉटेड। दूसरा वाला राइट से ऐसा आ गया बेटा, दूसरे वाले को मैंने डॉटेड बनाया जिससे कि मैं उसका सुपर पोजिशन दिखा सकूँ, ठीक है। अब ध्यान देना जरा बच्चे यहाँ पे, जस्ट ऐसा लिया हुआ है, ध्यान देना। इसका सुपर पोजिशन मैं नीचे बना रहा हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो वही होगा, यहाँ से यहाँ तक सुपर इम्पोज हुआ नहीं, इंडिपेंडेंट है, देखो ये बिल्कुल अलग है ये। और इसके बाद देखो जरा यहाँ ये है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। समझ आती है बात? ये डायग्राम गंदा बना है बट काम चला लोगे, ऐसे इंडिपेंडेंट है। अभी कहीं सुपर पोजिशन केवल इतने में हो रहा है, देखो इतने में दिख रहा है ये कि इतने में ये भी वेव आ गई और ये भी वेव आ गई। आर यू रेडी दिस थिंग? अब देखो ध्यान देना बच्चे, ये 0 था और ये यहाँ पे वैल्यू थी। अब देखो इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में है, अरे दोनों वेक्टर डिस्प्लेसमेंट ऐसे है भाई, समझ रहे हो, पॉजिटिव में ऊपर की तरफ है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐड होगा, और ऐड होने के बाद मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिलेगी, मतलब ऐसा आएगा, ऐसा वैल्यू आएगा। इज इट क्लियर? और ये तुम्हें ये नहीं दिखाई देगा, ये तो मैंने जस्ट एक इंटरमीडिएट डायग्राम बनाया, तुम्हें एक्चुअल में क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, तुम्हें एक्चुअल में क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। इज इट क्लियर? कहानी भी खत्म नहीं हुई है, कुछ समय बाद ये ऐसा हो जाएगा, ये ओवरलैपिंग बिल्कुल ओवरलैपिंग हो जाएगी, होगी कभी ना कभी तो ओवरलैपिंग होगी ना। जब ओवरलैपिंग होगी उसका डायग्राम मैं यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ। जब ओवरलैपिंग हुई तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली बेटा, अगर ये A था तो ये जान तो क्या हो जाएगा, 2A। मेरी बात समझ रहे हो? और इसके बाद जानते हो ये इसको क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस, बिल्कुल क्रॉस करके निकल जाएंगे बिना अपनी आइडेंटिटी को चेंज किए हुए, मतलब एग्जैक्टली फाइनली ये कहानी होगी, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, बस जो भी होगा वो इंटरमीडिएट स्टेप होगा, बीच में जो जो चेंजेस आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सुपरपोजिशन वाली बात क्लियर होती है आप सभी लोगों को? आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट बेटा? बेटा मैंने केवल 2 डायग्राम बनाया है, वो किसी भी इंस्टेंट का पूछ सकता था, मैंने केवल 2 डायग्राम में 2 सिचुएशन दिखाई है, वो किसी भी इंस्टेंट में किसी भी सिचुएशन में पूछ सकता था। क्या मेरी बात समझ आती है बच्चों? सुपरपोजिशन थोड़ा बहुत रियलाइज हो रहा है आपको? नोट करिए इसको जरा, एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा सुपरपोजिशन के बाद। जब वो अलग अलग हो जाते हैं ना, तो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या इनकी हाइट में फ़र्क आएगा जब ये एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाएंगे, तो मेरा कहना है कि बिल्कुल भी नहीं। इज इट क्लियर? बिल्कुल भी ये क्रॉस करके नहीं निकलेंगे, सॉरी क्रॉस करके निकलेंगे तो अपनी आइडेंटिटी एज इट इज रखेंगे, कोई भी चेंज नहीं है। मेरी बात समझ आती है बेटा? उसकी आइडेंटिटी एज इट इज रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है बेटा? जैसे इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी में नोट कर लो, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं।
आइडेंटिकल रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं चेंज, मतलब कुछ भी नहीं। समझ आ गया? वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा एक बार जब वो क्रॉस कर गया। बस एक तरीके से तुम ये समझ लो बीच में बाईपास कर रहे हैं एक दूसरे को। बस बीच वाली पोजीशन में तो सब कुछ बदलाव आ जाएगा भाई, बीच वाली पोजीशन में सब कुछ बदलाव आएगा, लेकिन एक बार जब क्रॉस कर गए तो कुछ नहीं। ये अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी स्पॉइल नहीं करते। हाँ, अगर बीच वाले में कुछ चेंज नहीं आता तो हम पढ़ते ही क्यों इसको? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कैसे भी हो सकता, कैसे भी हो सकता। ठीक है बच्चों? इसके बाद देखो यही चीज अगर मैं ऐसे लिख लूं, ठीक है? अब कभी ना कभी इसमें ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसा सिचुएशन आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो इसके लिए तुम सुपरपोजिशन कैसे बनाओगे बताओ? ध्यान देना जरा, मैं पूरा डॉटेड करके इसलिए दिखा रहा हूं जैसे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्या, और यहाँ पे ये ऐसे डिस रखो, यहाँ पे भी क्या होगा, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा, जाएगा ऐसे, यहाँ तक तो सुपर पोजीशन ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, कहीं ना कहीं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, जानते हो ऐसे हो जाएगा, बीच में देखो ये ऐसे, ठीक है? कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी इसमें। ओवरलैपिंग मतलब ऐसा, एग्जैक्टली ऑपोजिट। इस केस में क्या बनेगा, और फिर ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, क्रॉस करके निकल जाएंगे। अरे जेई में सीधे सीधे डायग्राम देके पूछ सकता है कि फाइनली रिजल्ट कैसा आएगा सुपरपोजिशन का, एग्जैक्टली सीधे देके पूछा जा चुका है। आपको एक वेव दे देगा, हो सकता है टाइम दे दे, कितने टाइम बाद ये बताओ सुपरपोजिशन के बाद क्या मिलेगा, आपको फाइनल डायग्राम बना के देना हो। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? फाइनल डायग्राम बना के देना आपको, एग्जैक्टली ऐसा पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। ये बताओ क्या ये बात क्लियर हुई आप सभी लोग को? नोट कर लो बच्चे इसे। नींद में हो गया? अरे तुम लोग का एक वो भिजवाया था मैंने, सैंपल पेपर मिल गया? तो वही वाला है जो सीबीएसई वाला था, मुझे कर लो 1-2 दिन में, उसके मैं आंसर कीज हो भिजवा दूंगा। कर जरूर लेना बच्चों, ठीक है? कर जरूर लेना। इससे रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आंसर करना। अगर नेटवर्क देखते तो पीछे लटक गए, आगे आओ तुम, चलो आगे आने तुम तो मुर्गा बना देंगे। चलो पीछे लट गए हो, तुम लोग सो नहीं रहे तो बात कर रहे हैं, बैठो, चलो आगे जाओ, टूटी सीट पे बैठो। अगली बार बात करते देखो जमीन में बैठा देंगे, नहीं बैठा नहीं, सुला देंगे। चलो इस पे ध्यान दो तुम लोग। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसे आंसर करना आप लोग, ठीक है? एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आंसर करिएगा। सुपरपोजिशन के बेसिक क्वेश्चन है, मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन लूंगा बस मैं।
हटाओ भाई, नोट कर लिए तुम लोगों ने। देखिए, एक मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया है। क्वेश्चन आपसे बोलता है कि भाई ये इधर वेव प्रोपेगेट कर रही है, इधर वेव प्रोपेगेट कर रही है, t इक्वल टू 3 सेकंड के बाद जो फाइनल सुपरपोजिशन होगा उसका डायग्राम बना के दो। समझ गया मेरी बात, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? जो इसकी फाइनल सुपरपोजिशन के बाद शेप आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। जो फाइनल सुपरपोजिशन के बाद शेप आएगी वो हमें क्या करनी है बच्चों? कैलकुलेट करनी है। इतनी आगे तेज नहीं मेरी, बड़ा बनाओ तो शायद दिखाई दे। नीचे वाला है क्या? नहीं, गलत हो। दिखा दिखा दिखा। वो ऊपर वाला शेप कैसा बना है? नहीं तो उसमें भी ऊपर वाला जो उसका सर है वो कैसा है? अरे एक एक करके कौन देगा? निपट बंदे को प्रेफरेंस दिया जाएगा। हाँ, और कौन दिखा है? बनाओ। हाँ, ये सही बना। ना ना गलत, ना गलत है तेरा, गलत है तेरा, सही है। नहीं नहीं गलत है, गलत लग रहा था। हाँ आप सही है तुम्हारा। अरे नहीं हर्षित, तुम्हारा गलत है। मैं बना देता हूँ भाई। अरे निपुण तुम्हारा सही लग रहा है।
देखो जरा देखो, कई लोगों ने सही बनाया है, कोई नहीं, देख लो। इसमें ऐसा तुम्हें एक बड़ी देखो इनिशियल सिचुएशन तो दे रखी है, पहले फाइनल सिचुएशन दोनों की बनानी पड़ेगी, पहले फाइनल सिचुएशन बनानी पड़ेगी। तुम जरा ध्यान से देखो, मैंने वैसे वैल्यूज पूरी कोशिश की है सेट करके देखने की। ये देखो सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, कितनी है सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, और 1 और 1 टोटल 2 हो गई स्पीड। 2 into 3 कितना होगा? मतलब क्या ये समझ आता है कि 6 सेकंड्स के बाद और 3 सेकंड्स के बाद कहानी कुछ ऐसी होगी। ऐसा होगा, बताओ भाई, ऐसा होगा कुछ, ये सेंटर है यहाँ पे होगा बीच में, यही आएगा। फाइनल डायग्राम देखो जरा, ये वैल्यू सीधे सीधे ऐड हो जाएंगी और उसके बाद ये वैल्यूज इसमें ऐड होंगी, मतलब एग्जैक्टली ये तभी मैं पूछ रहा था उसका सर क्या बनाया। ठीक है, कितने लोगों ने बनाया चाहिए? क्या इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है भाई, इसमें देखो इसको जोड़ना है। सुनो, ये जो है यहाँ ये वैल्यू कितनी है, जो भी हाइट है 1 सेंटीमीटर है, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा, फिर ये पूरा 1 है, 1 में कुछ भी जोड़ोगे तो उसके ऊपर वैल्यू ऐड हो जाएगी, जैसा यहाँ पे वैसे यहाँ। एक और, बस मेरे को ये था कि सुपरपोजिशन का मतलब सिखाना था। आई होप बाकी लोगों ने या सभी लोगों ने इस चीज को समझा। इज इट क्लियर? अच्छा, सुपरपोजिशन एक जनरल फिनोमिनन है और इस पे बेस्ड हमें करीब 3 एक अलग से फिनोमिना पढ़ने होते हैं वेव्स में। उनमें से पहला है इंटरफेरेंस ऑफ वेव, दूसरा है बीट्स जो साउंड वेव में आता है, और तीसरा है अपना स्टेशनरी वेव। तीसरा है अपना स्टेशनरी वेव, जिसमें इंटरफेरेंस ऑफ वेव बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, और जिसकी वजह से मुझे ये पहले पढ़ाना पड़ रहा है, बिकॉज अपने को पढ़ना है इंटरफेरेंस इन लाइट, जो 12th में चैप्टर है, अपने को पढ़ना है इंटरफेरेंस इन लाइट, बट उसके लिए पहले इंटरफेरेंस तो पता होना चाहिए, इसीलिए ये सेक्शन हमें पहले पढ़ना पड़ रहा है एंड आपको वो इंटरफेरेंस का सेक्शन समझना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो मुझको ये बताओ, बेसिक आइडिया समझ आया तुम लोगों को सुपरपोजिशन ऑफ वेव का? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना भाई, पक्का कुछ नहीं पूछना। ऐसे डायग्राम बनाने के और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो तुम्हें अभी जब डिस्कस करेंगे ना वेव्स वाली शीट और कुछ दे करके, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन और मिलेंगे, डोंट वरी। चलो लेट्स स्टार्ट विद, अब हेडिंग लिखो इंटरफेरेंस ऑफ वेव, और इसको भैया दिमाग कान सब खोल के पढ़ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे 12th में पूछा जाएगा। देखना है, एक मिनट सुनना है। इंटरफेरेंस से पहले बस एक लाइन मुझे और लिखनी थी जो मैं नहीं लिखा। जब मैंने सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ाया था ना, बस उसमें एक इक्वेशन लिख लो, बस एक इक्वेशन। इस पे हम वापस आएंगे। जैसे y = y1 + y2, ये इक्वेशन जरूर लिख लेना। ये जानते हो क्या लिखा है मैंने? हाँ, ये लिखा हुआ है जो इंटरफेरेंस के बाद, सॉरी सुपरपोजिशन के बाद जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये सुपरपोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है बच्चों? इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? तो जनरली जब भी सुपरपोजिशन की बात करते हैं, वी यूज्ड टू राइट y = y1 + y2। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना इस बात को, इसका यूज कभी आएगा तो हम लोग लिख सके, बस इसलिए मैंने बोला। चलो, तो हम लोग वापस आते हैं अपने उस सेक्शन पे जो एक्चुअल में हमें पढ़ना था, which is the interference of waves, which is the interference of waves।
ध्यान देना जरा, ये ऐसा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट मैम, और ध्यान दीजिएगा क्यों मैं कह रहा था। देखो जब वेव्स का सुपरपोजिशन होता है तो एट द टाइम ऑफ सुपरपोजिशन वो अपनी आइडेंटिटी बदल लेते हैं। हमें क्या मिलता है एट द टाइम ऑफ, हम सब कुछ मैं सारी वो बात कर रहा हूँ जब सुपरपोजिशन हो रहा है, ठीक है, उस समय तो क्या होता है, हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और जो फाइनल वेव मिलती है सुपरपोजिशन के समय उसकी नई आइडेंटिटी होती है, वो एक नई वेव होती है, वो एक नया डिस्प्लेसमेंट होता है। यही हमने पढ़ा एट द टाइम ऑफ सुपरपोजिशन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एट द टाइम ऑफ सुपरपोजिशन। इज दैट क्लियर? सुपरपोजिशन के समय जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, आई रिपीट, सुपरपोजिशन के समय जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है, उसकी इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है उसकी स्टडी हम किसके अंडर में करते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इज दैट क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने सुपरपोजिशन पढ़ा, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, एक एनालिसिस है जो मैं करके दिखाऊंगा और वो सुनते रहो। जब सुपरपोजिशन हुआ उस समय एक नई वेव आई, और ये जो नया वेव है जिसे मैं रिजल्टेंट वेव कह रहा हूं, इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, वैरी करेगी इनिशियल वेव से। जो पहले वाली वेव्स है उससे इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, अलग होगी। तो सुपरपोजिशन के समय जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसकी जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है, उसकी जो स्टडी है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको किसके अंडर में पढ़ते हैं, उसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, या सिंपली हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। तो हमें बेसिकली जब दो वेव सुपर इम्पोज हो रहे होंगे, या कई बार ये वर्ड भी यूज करते हैं, जब दो वेव इंटरफेयर हो रहे होंगे तो उस समय इंटेंसिटी का वेरिएशन हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? आर यू गेटिंग दिस थिंग? अब देखो उसके लिए हमें दो वेव चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, दो वेव चाहिए। इज इट क्लियर? तो दो वेव्स को देखो जरा, y1 a sin kx प्लस ओमेगा t, a1 ले लो, y2 a2 sin kx प्लस ओमेगा t प्लस फाइव बेटा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। बस जब भी हम इंटरफेरेंस देखते हैं, जो स्पेशली हमारे सिलेबस में, यहाँ पर हम इंटरफेरेंस बेसिकली इस टाइप के वेव्स को पढ़ेंगे जिसमें k और ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। k और ओमेगा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि k ओमेगा अगर अलग अलग होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा तब भी इंटरफेरेंस होता है। मैं जो बोल रहा हूँ समझो, इंटरफेरेंस तब भी होता है, सुपरपोजिशन तब भी होता है कि ओमेगा अलग अलग होगा, लेकिन हमारे सिलेबस में जो प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए अपने पास ऑप्शन है जो दिया गया है वो यही है कि हमें दो ऐसी वेव का इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन, दो ऐसी वेव्स का इंटरफेरेंस पढ़ना है विच हैज द सेम k एंड सेम ओमेगा। उनके बीच में क्या हो सकता है, फेज डिफरेंस हो सकता है। दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस। फाई इज फेज डिफरेंस। फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। इज दैट क्लियर बच्चों? फाई क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस। इस पूरे टर्म को फेज कहते हैं, इस पूरे टर्म को, इन दोनों के फेज का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। मेरी बात समझते हो बच्चों? इन दोनों के बीच में जो समझ आ रहा है, इन दोनों के बीच फेज का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। इवन जानते हो देयर इज वन मोर टर्म, पाथ डिफरेंस। यहाँ फेज डिफरेंस की बात करें तो एक टर्म और भी पढ़ लो, पाथ डिफरेंस। और वेव में ही पाथ डिफरेंस भी डिफाइन किया जाता है, और इसको समझना मुश्किल नहीं है। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक वेव मैंने ये बना दी, ठीक है, एक वेव मैंने ये बना दी, दूसरी वेव भी मैंने बिल्कुल ऐसी बना दी, दूसरी वेव भी मैंने बिल्कुल ऐसी बना दी। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तुम इन दोनों पॉइंट्स को देखो। मैं कह रहा हूँ वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये भी वेव यहीं से स्टार्ट हो रही है। और गेटिंग दिस थिंग, मैंने वेव बिल्कुल एक जैसी बनाई है, बस मेरी बात समझना। मैं कह रहा हूँ ये वेव t=0 पे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये वेव क्या t=0 पे यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये पीछे समझो t=0 से यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो एक तरीके से ये सपोर्टिंग लाइन होगी, मतलब एक्चुअल में ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये जस्ट बनाई हुई है मैंने। t=0 पे ये वेव यहाँ से शुरू हुई, ये वेव यहाँ से शुरू हुई।
अब तुम कहोगे कि भाई इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ का डिफरेंस ये इसके पास पहले से है, ये इसके पास नहीं है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो पाथ का डिफरेंस क्या कहेंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लूप का अंतर है। कितने का अंतर है? एक लूप। ये लूप जानते हो लेंथ वाइज कितना होता है? कितने का अंतर हुआ? कितने का पार्ट डिफरेंस हुआ? λ/2। पार्ट डिफरेंस समझ आ गया? मुझे बस ये बताओ, ये पॉइंट अगर होता और अगर मैं ये पॉइंट लेता, इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होता? कितने का होता? पक्का? यही चीज मैं अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पार्ट डिफरेंस पूछता तो λ/2। मुझे ये बताओ पार्ट डिफरेंस का मतलब समझ आ गया? अरे रीडिंग में पॉइंट है, पार्ट डिफरेंस का मतलब समझ आ गया यहाँ पे? तो पार्ट डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है यहाँ पे, और फेज डिफरेंस भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। And there is a correlation between phase difference and part difference. There is a relation between the phase difference and part difference, and we have to learn that relation also. अपने को रिलेशन भी याद करना होता है, और ये रिलेशन होता है तुम्हारा फेज डिफरेंस है, ये फाई, डेल्टा फाई या फाई जो भी कह दो, इट शुड बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, it should be equal to 2 पाई बाय लैम्डा into पार्ट डिफरेंस। ये होगा हमारा 2 पाई बाय लैम्डा into पार्ट डिफरेंस। डेल्टा फाई मतलब फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स मतलब पार्ट डिफरेंस। क्या ये बात समझ आती है आप सभी लोगों को? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे, बट ये हिस्सा थोड़ा सा छूट गया था, इसलिए मैंने इस हिस्से को यहाँ पे लिखा। सबसे पहले ये समझ आती पार्ट डिफरेंस क्या, ये समझ आता है तुम्हें? दैट इज सफिशिएंट। आप ये लिख लो, इसके बारे में और हम लोग आगे बात करेंगे। मैंने आपको बेसिकली क्या बताया था कि इंटरफेरेंस हमें पढ़ना है किसका? रिजल्टेंट वेव का, जो सुपरपोजिशन से हमें मिलेगी। ठीक है, यहीं पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये दो वेव इक्वेशन लिखी हुई है, और हमें रिजल्टेंट वेव के लिए क्या लिखना पड़ेगा? y = y1 + y। समझना मेरे y = y1 + y2। एक तो तरीका ये है कि भाई इसका तुम ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन करो, दोनों ट्रिग्नोमेट्री वाले मतलब ये sin kx + ωt प्लस sin kx + ωt रख दो, और दूसरा sin kx + ωt + फाई रख दो, और इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करके एक फाइनल वेव निकालो, जो कि बहुत मुश्किल काम है। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ? इसकी जगह मैं बेसिकली ये रखूंगा, इसकी जगह ये रखूंगा, और उसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिकली क्या करूंगा? सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बट
वेरी डिफिकल्ट, वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस। हम इसे सॉल्व भी नहीं करने जा रहे हैं, ना तुम्हें करना है। हम बेसिकली यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर इसको वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर मेथड से इसको क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेव का कैलकुलेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेव निकालेंगे किससे, वेक्टर मेथड से। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है बच्चों? और वो मेथड बड़ा सीधा सा है। मे बी शायद तुम लोगों ने वो सुपर कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम देखा था क्या, पढ़ा आया था क्या पिक्चर में? नहीं भी आया था तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली वो बात बताऊंगा, उसको तुम जरूर ध्यान देना, ठीक है? ध्यान देना इसको। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी दो वेव का रिजल्टेंट वेव इस तरीके से निकालते हैं ना, रिजल्टेंट इक्वेशन, इसके लिए बड़ा सीधा सा तरीका है। ये एम्पलीट्यूड A1 है, तुम एक वेक्टर बनाओ ऐसे A1 बना लिया, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने था, फाई का। तुम E2 वेक्टर बनाओ, कहाँ पर, ये कितने एंगल पे, फाई एंगल पे। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। रिजल्टेंट जो होगा वो समवेयर कहीं AR यहाँ पर होगा, ये एंगल तुम ले लो थीटा। मुझे ये बताओ AR क्या होगा, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू कॉस फाई, थीटा नहीं फाई, ये होगा, ठीक है? और ये एंगल tan थीटा क्या लिखोगे, अगर जरूरत पड़े तो हम क्या लिखेंगे, A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस, जरूरत पड़ेगी नहीं यूज कर लेंगे, आएगा। और जो रिजल्टेंट वेव, जो सुपरपोजिशन के बाद वेव मिलेगी, उसकी इक्वेशन देखो क्या आएगी, y is equal to AR, y is equal to AR sin kx plus omega t plus theta। तुमने AR निकाला हुआ है, थीटा निकाला हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर सकते हैं। ये अपनी सुपरपोजिशन के बाद वेव की इक्वेशन है, और हमें इसके इंटेंसिटी के बारे में बात करनी है। इस ये जो सुपरपोजिशन के बाद जो वेव बनी है ना, इसके इंटेंसिटी के वेरिएशन को समझना है। आर यू गेटिंग दिस थिंग बच्चों? नोट करो इसको, कुछ ना समझ आया तो पूछना। इस मेथड को आपको एक तरीके से लर्न करना है, समझना है, जो भी कह रहे हो। क्या तुमने बड़ी दूर से नजर लगाया, बड़ा क्या देख रहे हो भैया, तो पूरे नजर आ रहा है तुमको। अब इधर देखो भाई, तो मैं मुर्गा बनाने के सवाल के लिए क्या देख रहा क्या नहीं देख रहा, पूरी तुम्हें दुनियादारी देखनी है, उसका पूरा हिसाब है, उसके खाने का बायोडाटा पहुंचाते तुम्हें। क्या देख रहा क्या नहीं देख रहा है, बस वो मार्क्स लिस्ट देखा था कि कितने तेरे से ऊपर अभी आ गए, ठीक है? बाकी बात है टॉपर है, कितना बड़ा टॉपर है ये।
अभी क्लियर हो गई, ये वाली बात क्लियर हो गई है। अब यहां से मैं इंटेंसिटी का वेरिएशन समझना है। अब समझो जरा, पहले एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे बतानी है आपको। आप जरा इन तीनों वेव को एक ऑब्जर्वेशन में देखो, के तीनों का सेम है, दिखता है, ओमेगा तीनों का सेम है ना, और एम्पलीट्यूड अलग अलग है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने अभी थोड़ी देर पहले, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो इनटू वी। ओमेगा सबका सेम है, सेम मीडियम में तुमने किया, सेम मीडियम में, तो रो भी सेम हो गया, वी भी सेम है क्योंकि ओमेगा और के सेम है, बचा क्या, एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी में जो भी फर्क आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा, वो किसकी वजह से आ रहा है, एम्पलीट्यूड में अंतर की वजह से। तो यहाँ पे मैं बस एक छोटी सी बात बोलने जा रहा हूँ और ध्यान देना, इसकी इंटेंसिटी अगर I1 है, इसकी इंटेंसिटी, तो मैं कहूँगा I1 इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू, बाकी सब तो तीनों में सेम है। इसकी इंटेंसिटी अगर I2 है, प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर, A2 लिखा हुआ, ठीक है। और इसकी इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I, जिसके बारे में हमें एक्चुअल में बात करनी है, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू AR स्क्वायर, it should be equal it should be proportional to AR square. Is that clear? इस बात को नोट करो जरा, मैंने क्यों केवल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल करके छोड़ दिया, क्योंकि बाकी टर्म्स क्या हैं, सेम है सभी। Is that clear? और उसके बाद बस एक इक्वेशन में लिखूंगा, बाकी चीजें सारे सिंपलीफाई हो जाएंगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी हमें मिल जाएगी। तो आई मैं लिखूं, फिर फाइनली ये देखो आई को मैं लिखने जा रहा हूं, देखना आई प्रोपोर्शनल टू AR स्क्वायर, मतलब A1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई, लिख सकते हैं। और जरा यहाँ से देखो ये, तो क्या मैं लिख सकता हूँ that A1 is proportional to root I1 और A2 is proportional to root I2। तो बेटा देखो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा, सब कट बढ़ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख भी नहीं रहा हूँ। और सीधे सीधे मैं ये वैल्यूज उठा के रखूंगा, तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 टू रूट I1 I2 cos फाई, और अपने को एग्जैक्टली ये रिजल्ट। और ये आप देखिए, अगर आपको फेज डिफरेंस पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। इज इट क्लियर बच्चों? और ये फॉर्मूला आपने बहुत काम का है, बहुत ज्यादा काम का है, इसको तो आज मैं इतने ही लिख के छोड़ रहा हूँ, अगले टर्न पे इसको उठा के एनालाइज करेंगे, अगले टर्न पे इसको उठा के हम एनालाइज करेंगे क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं, क्या क्या इसमें ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप बस इतना काम करिएगा, यहाँ तक पढ़ के आ जाइएगा। ठीक है बेटा, इसको पढ़ के जरूर आना, क्योंकि अगले टाइम पे मैं इसी को एनालाइज करूंगा और हम बातें करेंगे इंटरफेरेंस के बारे में और, ठीक है। तो सुपरपोजिशन से इंटेंसिटी कैसे वेरी हुई है, बस उसी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहे थे, एंड दैट इज बेसिकली इंटरफेरेंस, दैट इज बेसिकली इंटरफेरेंस। ठीक है, आप बस इतना पढ़ के जरूर आना बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आगे का हिस्सा भी अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है।